हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य सिंह एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एसेट बी। और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1, जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियोस में हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन। वैसे तो हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियोज़ में बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और किस तरह से हम इसे डे टू डे लाइफ में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको पहचान सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें चीज़ें जो एलिमेंट होते हैं वो टूट जाते हैं, अलग अलग पार्ट में एटम में बढ़ जाते हैं। कुछ में होता है कि कई सारे एटम मिलकर एक नया एटम बन जाते हैं। तो यही सब हम लोग आज देखेंगे। 1.2 यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है, रिमेंबर कराया जा रहा है कि वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ another element, nor do atoms disappear from mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study about types of bond formed between atoms in chapter 3 and 4. यानी कि कक्षा 9 में क्लास 9th में ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, रासायनिक क्रिया हो रही होती है, तो एक तत्व का परमाणु जो होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, और न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर से आता है और ना ही मिश्रण से बाहर जाता है। तो रियल में क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणुओं के आपसी आबंध होते हैं, मतलब जो बॉन्ड होते हैं जिनके कारण वो बने होते हैं, जो पावर होती है, उनके टूटने और जुड़ने से नए मटेरियल का निर्माण होता है। तो परमाणुओं के के बीच में जो है कई प्रकार के आबंध के बारे में हम लोग, या जो बॉन्ड होते हैं वो सब कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं, उनको तोड़ने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो सब हम लोग चैप्टर 3 और 4 में स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी जब दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक बन जाती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, एक आपको एक्टिविटी दी गई है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। यानी कि आपको एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना लेना है। बुझा हुआ चूना मतलब वो चूना जिसमें पानी आप मिला देते हो, उसके बाद जो बनता है खाने वाला, है ना, वो बुझा चूना होता है। इसमें धीरे धीरे पानी मिलाइए। अब बीकर को आप टच करिए, जैसा कि 1.3 आपके फिगर में दिखाया गया है। तो क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस हो रहे हैं? तो आप देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो है, जो वाटर है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से रिएक्शन कर रहा है, और जो चूना है बुझा हुआ, उसमें जो है हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है। इसकी वजह से जो बीकर है आपका वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसका इक्वेशन के तरीके से अगर हम लोग देखें केमिकल इक्वेशन में, तो ऐसे समझ सकते हैं, सी ए वो सॉलिड के फॉर्म में है, बिना बुझा हुआ चूना है, और H2O लेना है, और H2O लिक्विड फॉर्म में है। जब इन दोनों को आप मिला देते हैं तो सिंपली क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस बन जाता है। ये AQ यानी बिलेन के फॉर्म में है। अब ये बुझा हुआ चूना बन गया, इसे आप खा सकते हैं। प्लस क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रहा है, तो उसको आप प्लस हीट के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलके एक उत्पाद बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक मटेरियल बन रहा है ना। अभी रिएक्शन के पहले जो आपका था कौन सा था, वो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल जिसको कहते हैं। तो ये दोनों मिल गए, दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। अब इन दोनों अलग अलग चीज़ें होने के बाद एक चीज़ बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये ऐसी रिएक्शन हो गई जिसमें जो है कॉम्बिनेशन का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन में कौन सा ये हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें पढ़ रखा है। एक आपको बारे में बताया गया है कि डिड यू नो, कि आप जानते हैं
कि ऊपर की जो ये अभिक्रियाएं हैं वो बुझे चूने के विलयन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दीवार की सफ़ेदी करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी दीवार पे चूना लगाना होता है तो पहले चूने को पानी में भिगोया जाता है, उसके बाद उसको हम लोग दीवार पे चढ़ाते हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एयर में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ धीमी गति से जो है रिएक्शन करता है और दीवारों पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है दीवारों पर, उससे और ज़्यादा चमक आ जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो संगमरमर है उसका भी जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जो संगमरमर होता है हम लोग बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो पत्थर का भी जो केमिकल फार्मूला होता है वो यही होता है, बुझा चूना वाला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्यू यानी जलीय विलयन लेंगे इसका, और इसके साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाएगा वही संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, और H2O यानी कार्बोनेट आपका जल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो जैसे कोयले को हम लोग अगर जलाएं, बर्निंग द कोल, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब ये जलेंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, दोनों मिल गए तो क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। तो ये कॉम्बिनेशन का रिएक्शन हो रहा है। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। गिव एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद डिफिनीशन, तो आप इसमें बता सकते हैं। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिससे हम लोग वाटर बनाते हैं। तो 2H2 गैस फॉर्म में और O2 भी गैस फॉर्म में, एक एटम के साथ इन दोनों को मिला देंगे तो आप बन जाएगा ये 2H2 यानी वाटर बन जाता है। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक मटेरियल एलिमेंट जब आपस में मिल के ऐड होके संयोग करके कोई एक मटेरियल का निर्माण करते हैं, डेवलप करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। 1.4 में हमने यह भी देखा था कि जो अधिक उष्मा जो टेम्परेचर निकल रही थी, इससे अभिक्रिया का जो मिश्रण था, मिक्सचर था, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। जिन रिएक्शन में जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, उस तरह की रिएक्शन को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, व्हाट इज द एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता हो, साथ ही साथ उसमें हीट भी रिलीज होती हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एक्जोथर्मिक का रिएक्शन का कुछ एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, जैसे CH4 मेथेन है और 2O2 ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को मिलाएंगे आप तो CO2 गैस भी बनती है और आपका H2O भी बनता है, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो क्या आप जानते हैं, सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन लेते हैं, उसमें भी ऊष्माक्षेपी की ही एक अभिक्रिया होती है, यानी उसमें भी एक्जोथर्मिक ही केमिकल रिएक्शन होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह एनर्जी हमें फूड से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय जो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, या ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल्स में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें एनर्जी रिलीज करके देता है। तो इस पूरे रिएक्शन का पूरा नाम क्या है, श्वसन यानी ब्रीदिंग, जिसका हम लोग चैप्टर 6 में अभी स्टडी करने वाले हैं। सिंपली देखिए कैसे होता है, C6H12O6, ये जलीय विलयन के रूप में होता है। ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन के साथ जब ये अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो 6CO2 जलीय विलयन में प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी हमें ताकत के रूप में महसूस होती है। थर्ड में अगर हम लोग समझें तो देखिए, साग सब्जियों में, वेजिटेबल में वो जो चीज़ें हम लोग छिलके वगैरह फेंक देते हैं तो वो कंपोस्ट बन जाते हैं। वो कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक प्रकार का एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही है, उसका ही एग्जाम्पल है। 1.1 में एक एक्टिविटी देखिए यहाँ पे दी गई है, जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि उसमें किस तरह से सिंगल मटेरियल बन रहा है और साथ ही साथ उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब हम लोग देखेंगे 1.2 यानी वियोजन अभिक्रिया। इसको आप लोग वियोजन अभिक्रिया के रूप में, यानी आप लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रूप में याद कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब यानी जब कोई एक चीज़ कई भागों में टूट के बनता है। तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग अभी बहुत ज़्यादा समझेंगे। तो एक एक्टिविटी के तौर पे आपको बताया गया है कि एक आप सूखी हुई एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वथन नली जो होता है उसको जो है बर्नर या स्प्रिट लैम्प की जो लाइट होती है उससे गर्म करिए, जैसा 1.4 में दिखाया गया है।
और साथ ही साथ गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल जो आप लोगों ने इसमें फेरस सल्फेट का रिलीज किया है उसको जो देखिए कि उसका कलर कैसा हो रहा है। कुछ इस तरह से फिगर आप लोग देखिए 1.4 में फेरस सल्फेट क्रिस्टल खाली वाली जो परखनली है उसको गर्म करने तथा सूंघने की ये सही विधि है। ऐसे दूर से करना है आपको। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से इसमें क्या एक्टिविटी पता चल रही है। आप जब ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का जो हरा रंग था वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया है, ठीक है। और सल्फर के जलने से जो है उसमें से एक अजीब सी टाइप की जो है स्मेल आपको सूंघने में आती है। तो यह क्या है, यह फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो चलिए देखिए ये 2FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया सॉलिड फॉर्म में। इसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो आप एरो पे ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि एक अलग से टेम्परेचर देना पड़ा। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में तो ऐसा होगा नहीं। तो टेम्परेचर दे रहे हैं तो एरो के ऊपर आप टेम्परेचर लिखेंगे। तो जब आप फेरस सल्फेट को देख रहे हैं, आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये देखिए कितने पार्ट में टूट रहा है। पहले तो बन रहा है आपका फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 बन रहा है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के रूप में रिलीज हो रही है। साथ ही साथ SO3 भी गैस के रूप में रिलीज हो रही है, यानी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें बहुत सारे जितने भी अभिकर्मक हैं टूट टूट के छोटे छोटे मटेरियल में ये बन रहे हैं। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। गर्म करने पे जो फेरस सल्फेट है यानी FeSO4 7H2O है, इसका क्रिस्टल जो है ना वो वाटर को छोड़ देता है और क्रिस्टल का रंग जो है बदल जाता है। इसके बाद जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 या जो है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, 3 लगता है ना तो ट्राई बोला जाता है, ठीक है, और 2 लगता है तो डाई बोला जाता है। ये क्लियर रखेंगे हम लोग। तो इसमें जो है ये टूट के नया बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है जबकि SO2 और SO3 क्या है, गैसेज है। तो टेम्परेचर देने पे कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाना एक डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग कई प्रकार के उद्योगों में इंडस्ट्रीज में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी हम लोग कह सकते हैं। इसके अनेक यूजेस हैं, जैसे कि एक यूज़ है इसका सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट बनाना होता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर के द्वारा जो कुछ भी वियोजन अभिक्रिया होती है उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। सिंपली उसके पहले हम लोगों ने देखा था जो कॉम्बिनेशन था उसमें एक्जोथर्मिक था, और ये जब डीकम्पोजिशन होता है तो इसमें हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिगर नंबर 1.6 में एक और जो है थर्मल डीकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दिया गया 1.6 में। इसमें आपको 2 ग्राम जो है लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है और चिमटे से क्वेथन नली को पकड़ लेना है, यानी जो ये जिसमें आप रख के उसको जलाएंगे और उसके बाद उसको गर्म करेंगे, जैसा फिगर 1.5 में दिखाया गया है। तो आपने क्या देखा, क्या कोई परिवर्तन हुआ, तो उसे आप नोट कर लीजिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये जो ब्राउन कलर का जो है जो धुआं है वो बाहर निकल रहा है, और साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसी का वह धुआं है, यानी जो ये धुआं जल के निकल रहा है बीकर से या फिर ये जो परखनली है तो उसमें से कौन सा धुआं निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। इस अभिक्रिया में किस प्रकार से होती है, इसको आप केमिकल रिएक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2Pb लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखेंगे आप लोग, NO3 ट्वाइस, और ये सॉलिड फॉर्म में इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है। फिर बाद में ये बन रहा है 2PbO यानी लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है, और O2 ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो इस तरह से आप बहुत सारे 1.7 1.8 में दी गई कुछ और भी ऐसी डीकम्पोजिशन की रिएक्शन हैं जिसे आप लोग देख के समझ सकते हैं। एक और क्रियाकलाप में आपको एक्टिविटी में बताया गया है कि एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए, इसके तली में 2 होल कर दीजिए, उनमें रबड़ का डॉट लगा दीजिए, इन होलों में जो है कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, ठीक है, जैसा फिगर 1.6 में बताया गया है। इन इलेक्ट्रोडों को जो है लगभग 6 वोल्ट की बैटरी से आप जोड़ दीजिए। मग में इतना पानी डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें पूरी तरह डूब जाए। उसके बाद वाटर में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल से भरी हुई जो ये परखनलियाँ हैं उनको जो है दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर थोड़ा उल्टा करके इनको रख दीजिए, जैसा फिगर में दिखाया गया है। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो आप देखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों पे बुलबुले बन रहे हैं। ये बुलबुले जो है जो नली है उसको जो है विस्थापित कर देते हैं, यानी ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं। तो आप लोगों ने बैटरी देखा है ना, बैटरी में मीटर लगा होता है ना कि किसमें पानी कितना है क्या है वो बताता है ना, ऊपर नीचे आता रहता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें आपको केयरफुल रहने के लिए बताया गया है कि इसमें जो भी स्टेप हैं वो टीचर्स के द्वारा ही आपको केयरफुली होकर ही करना चाहिए।
तो आप लोग देखिए दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों प्रश्नावलियों में कौन सी गैस उपस्थित है, ये आपको एक्टिविटी के बाद आपको पता करके इसमें बताना है। बिल्कुल सेम एक्टिविटी है 1.8, एक चाइना डिश यानी एक प्रकार का बर्तन होता है कांच का, उसमें 2 ग्राम आप सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए। इसका कलर देखिए कैसा है। अब इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद देखिए सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा हो गया। तो आप देखेंगे कि जो सनलाइट है उसमें जो है वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है वो हल्का धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग का मतलब हल्का भूरा ग्रे कलर का, ठीक है, ग्रे कलर का हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर और क्लोरीन में उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसलिए इसका ऐसा कलर हो जाता है। केमिकल इक्वेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं 2AgCl सॉलिड फॉर्म में सनलाइट दे रहे हैं आप, तो एरो के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा इसका Ag के फॉर्म में और क्लोराइड के फॉर्म में। सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का भी इसी तरह ये रिएक्शन होता है। अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो ये Ag में और Br ब्रोमाइड में अलग अलग गैस के रूप में है और एक Ag सॉलिड के रूप में टूट के अलग हो जाता है। ये जो ऊपर के 2 रिएक्शन आपने देखा AgCl का सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, इसका उपयोग जो है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना पहले, वो उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वियोजन की अभिक्रिया है यानी डिकम्पोजिशन की अभिक्रिया है, उसमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। रिएक्टेंट क्या होता है? जिसका प्रयोग आप केमिकल रिएक्शन में करने जा रहे हैं, उसके बाद जो बनता है वो तो मटेरियल हो गया ना, प्रोडक्ट हो गया। तो जो आप उसके पहले होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो इनको तोड़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों की सहायता लेनी पड़ रही है? आपको कभी कभी लाइट यानी हीट की सहायता लेनी पड़ रही है, कभी लाइट की यानी सनलाइट की, और कभी कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी यूज़ करनी पड़ रही है। तो जिन रिएक्शंस में ऊर्जा अवशोषित हो जाती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, या इसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। याद रखेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो ये सब आपको कराया जाएगा प्रैक्टिकल लैब में कि एक प्रश्नावली में आपको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाल के कांच की छड़ से मिलाना है, फिर इसको अपने हथेली से प्रश्नावली के निचले सिरे को छूना है। आप कैसा महसूस करते हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी ये अंदर अपने ले रहा है, यानी ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्जोथर्मिक है। ये आप एक्जो का मतलब हो गया बाहर, जो टेम्परेचर बाहर निकलेगा वो एक्जोथर्मिक हो गया, जो अंदर ले लेगा अपने टेम्परेचर बाहर नहीं लेगा वो एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है, एंडोथर्मिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बेस हैं, यानी कि किसी मटेरियल के एक्स है मान लीजिए, उसके विलयन का जो एक क्यू फॉर्म में होता है उसका उपयोग जो है सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो बताइए वो क्या है? तो वो अभी हम लोगों ने देखा ना। अगर आपको याद होगा तो आप अभी वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें रिप्लाई करके बताइए। तो चलिए बता देते हैं, उसका नाम है चूना। चूने का आप बिना बुझा हुआ चूना को जब आप पानी में यूज करते हैं फिर उसका प्रयोग करते हैं दीवारों पे, तो सफ़ेदी के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम कार्बोनेट। और एक और चीज़ कि जो आपका संगमरमर होता है उसका भी क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अभी देखिए कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन ये दोनों हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, किसी के ऊपर चले जाना, ठीक है। कोई आप 2 केमिकल चीज़ें मिला रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा अगर आ जाता है, चढ़ जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। लोहे की आप एक्टिविटी 1.9 में बताया गया, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल यानी जो सैंड पेपर होता है उससे रगड़ के साफ कर लीजिए। ए और बी को जो है एक प्रश्नावली में, 2 प्रश्नावली में आप इसको रख लीजिए, एक प्रश्नावली में दोनों को रख लीजिए, और प्रत्येक प्रश्नावली में आप 10 ml के आसपास कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए, ठीक है। दोनों किलो को धागे में बांध कर केयरफुली तरीके से प्रश्नावली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रख दीजिए। उसके बाद दूसरे को अलग रखिए, फिर दोनों को आप ध्यान से देखिए। 20 मिनट के बाद आप दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। प्रश्नावली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्लू कलर फैल रहा है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डूबी हुई कील की रंग होगी और जो बाहर रखे हैं कील, उन दोनों का अब आप कंपेयर करिए कि दोनों में कैसा कलर है। अभी तो आपने सेम कलर की कील ली थी, तो अभी ये कैसा हो गया। ये फिगर है, फिगर 1.8, इसकी जैसा ही आपको कुछ इस कीलों को लटकाना है। तो
ये कुछ एक्टिविटी है देखिए। तो आप लोग ऐसे कुछ करेंगे तो देखिए क्या पता चल रहा है आपको। लोहे का जो किल का रंग है वो भूरा हो गया है, यानी ब्राउन ग्रे हो गया है। कॉपर सल्फेट के विलयन का जो कलर है वो जो है नीला रंग और मलिन यानी गंदा थोड़ा सा दिख रहा है। क्यों ऐसा हो गया भाई? तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें हुआ है केमिकल इक्वेशन की तरह अगर समझें तो फेरस यानी आयरन जो है आपका Fe, इसको जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया तो फेरस सल्फेट बन गया लिक्विड फॉर्म में, और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया। तो ये क्या पता चल रहा है, इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन के दूसरे तत्व जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि लोहे का जो एलिमेंट था जो हम लोगों ने डुबोया था, उसमें लोहे में भी कुछ एलिमेंट होंगे ना, उसके जो एलिमेंट हैं वो कॉपर को जो है उसके कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग कर देते हैं। इसलिए अलग कर दिए ना, विस्थापित कर दिए, तो इसलिए इसको विस्थापन की अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन कहते हैं। तो इस जो है इसके कुछ और एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं। Z10 सॉलिड फॉर्म में आप लीजिए कॉपर सल्फेट के साथ इसको जब आप करेंगे तो देखिए जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जा रहा है। इक्वेशन को ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, मतलब देखिए Z10 को देखिए ध्यान से, जिंक हो गया। अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट जिंक ये सब अलग अलग टूट के हो जाता तो क्या हो जाता? डिकम्पोजिशन हो जाता, और इन सबको मिला के कुछ बन जाता तो कॉम्बिनेशन हो जाता। लेकिन इसमें देखिए कॉपर सल्फेट का सल्फेट जिंक के साथ आके मिल जा रहा है, यानी कॉपर सल्फेट का जो SO4 है, आप रिएक्शन में देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन में, जिंक के साथ जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, यानी एक को छोड़कर दूसरे के साथ आ गया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल है नीचे, लेड का Pb आप सॉलिड फॉर्म में लीजिए और कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 लीजिए लिक्विड फॉर्म में। जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो देखिए CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड का जो Cl2 है क्लोराइड है वो लेड के ऊपर चढ़ जाता है, और लेड क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है आपको, और कॉपर जो है अलग से सॉलिड फॉर्म में मिलता है। 1.9 में भी यही आपको कुछ बताया गया है। सोडियम सल्फेट की एक पर बिलियन युक्त परखड़ी लेनी है और बेरियम क्लोराइड का जो है बिलियन युक्त परखड़ी लेनी है। तो इसमें जो है देखिए कि एक्टिविटी 1.10 में बताया गया है कि एक परखनली लीजिए, उसमें 3 ml सोडियम सल्फेट का बिलियन लीजिए, फिर एक और परखनली लीजिए, उसमें 3 ml का बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों बिलियन को मिला दीजिए। तो आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि जो व्हाइट कलर का जो एक मटेरियल बनता है जो कि जल में अविलेय है, वो जल में घुल नहीं रहा है, इस अविलेय पदार्थ को ही अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। तो आप लोग इसमें ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसका अगर हम लोग रिएक्शन के माध्यम समझें तो सोडियम सल्फेट, ठीक है ध्यान से देखिए, प्लस बेरियम क्लोराइड, दोनों लिक्विड फॉर्म में मतलब विलयन के फॉर्म में है। अब इन दोनों देखिए हो क्या रहा, बना क्या? बेरियम सल्फेट बन गया, यानी बेरियम क्लोराइड जो था उसका बेरियम और सोडियम सल्फेट का जो है सल्फेट, ये दोनों आपस में हो गए और क्लोराइड और सोडियम एक साथ हो गए, यानी एक दूसरे के साथ स्थान बदल लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ है ऐसा? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि जो बेरियम 2+ होता है और सल्फेट जो है 2- होता है, इस अभिक्रिया से BaSO4 का जो अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, उसका निर्माण होता है। इसका एक और अन्य उत्पाद बनता है सोडियम क्लोराइड का भी इसमें निर्माण हो रहा है जो विलयन में ही रहता है। ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें रिएक्टेंट यानी अभिकारकों के बीच में जो चार्ज हैं, जो उनके साइन हैं, जो आयन हैं, उनका आपस में आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसमें दोनों चीज़ें आपस में अपने अपने एलिमेंट को छोड़ के दूसरे के साथ हो गई हैं। तो इस तरह का जब भी कोई रिएक्शन होगा ना, उसको आप बोलेंगे द्विस्थापन, द्विविस्थापन, दोनों विस्थापित हो गई है ना, तो इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। तो क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। अब एक्टिविटी 1.2 पर अगर ध्यान दें हम लोग तो देखेंगे कि लेड जो सेकेंड था नाइट्रेट और जो पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था, अवक्षेप में किस रंग का था? क्या आपने अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको उस अभिक्रिया का जो है आप बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो आप ज़रूर इसको बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे
इसमें है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल सिंपल है। जब किसी भी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा, उसके रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन के क्वांटिटी में, एटम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। और जब कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्वांटिटी जितना हम लोग प्रयोग किए हैं उसके हिसाब से वो कम हो जाएगी, तो वो उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। हिंदी में ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। तो इसके एक्टिविटी के लिए देखिए, एक चाइना डिश में 1 ग्राम आपको कॉपर चूड़ा लेना है, उसको आपको गर्म करना है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो कॉपर चूड़ की सतह पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है, यानी कॉपर या ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मिल गया, ऑक्सीजन आके शामिल हो गया। जैसे Cu इक्वेशन के रूप में आप देखिए 2Cu + O2, आपने रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, 2Cu बन गया, CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, आके इसमें जुड़ गया। हाँ, फिर उसी तरीके से यदि आप CuO के जो है किसी गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस आप इसके ऊपर अगर आप डालेंगे जो बन गया है, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर इसकी सतह पे काली परत जो है वो भूरे रंग की हो जाती है, ब्राउन ग्रे कलर की हो जाती है। इसमें जस्ट उल्टा हो गया, क्योंकि कॉपर मिल रहा है आपको। देखिए CuO को जब आप हाइड्रोजन रिएक्शन से समझिए, CuO को जब आप H2 गैस प्रोवाइड करेंगे इस पे, तो क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग बन रहा है। इस अभिक्रिया में तो आप लोग सिंपली इसको समझिए कि जब कभी भी अभिक्रिया के समय में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, और जब कभी किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या उसका नाश होता है, ह्रास होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभिक्रिया 1.29 रिएक्शन में आप लोगों ने देखा कि जो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यह इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शंस? तो आप बता सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उन्हें ही रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, कॉपर बन गया प्लस H2O बन गया। अब देखिए इसको जब आप कॉपर पे H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो फिर से आपका यही बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बनेगा। उसी तरीके से मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप कराएंगे रिएक्शन, तो आपका क्लोराइड और आपका और क्लोरीन ये सब अलग अलग हो जाते हैं। तो 1.31 में कार्बन जो है वो उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड में, और ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। और अब रिएक्शन 1.32 में देखें तो सेकेंड वाले में तो HCl जो है Cl2 में उपचयित हो जाता है, और MnO2 जो है MnCl2 में अपचयित हो जाता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल, इनके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में पदार्थ का, किसी मटेरियल का उपचयन, ऑक्सीडेशन तभी होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए, हाइड्रोजन निकल के उससे टूट से कहीं अलग चला जाए, या फिर ऑक्सीजन कहीं से दूसरे चीज़ से आके उसके साथ जुड़ जाए। ऐसा अगर किसी रिएक्शन में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। और साथ ही साथ जब किसी मटेरियल में अपचयन यानी रिडक्शन तब होता है जब उसमें से ऑक्सीजन निकल के बाहर चला जाए, किसी और मटेरियल के साथ बन जाए, या फिर हाइड्रोजन आके जुड़ जाए। जस्ट अपोजिट है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप ध्यान से देखिए। जब कभी भी किसी रिएक्शन में अगर कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये है कि उस मटेरियल में ऑक्सीजन या तो आके जुड़ जाए, ऑक्सीजन के एटम आके जुड़ जाए, तब हम कहेंगे कि भाई उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। या उसके साथ अगर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन उसमें से निकल के कहीं और चला जाए तो वो हम कहेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर कभी भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन उसमें है और ऑक्सीजन उसमें से निकल के किसी और के साथ कुछ नया मटेरियल बन जाए, या हाइड्रोजन आके उसमें जुड़ जाए उस मटेरियल में, उस रिएक्टेंट में, तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है।
क्लियर होगा? अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग बताएंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियोस बना दी जाएगी, क्योंकि हर एक डाउट को क्लियर करते चलना है, ठीक है। अब 1.3 में हम लोग देखेंगे, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ? क्या हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन इन दोनों के अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो हाँ, बिल्कुल देखा है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कोराइजन। कोराइजन मतलब होता है संक्षारण। आपने देखा होगा कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। यानी आपने देखा होगा कि लोहे की जो बनी हुई वस्तुएं हम लोग लाते हैं वो बहुत ज़्यादा नई रहती हैं और चमकीली रहती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अगर देखें तो उनमें लालिमा युक्त तरीके से ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, या संक्षारण कहते हैं, या कोराइजन कहते हैं। कुछ अन्य धातु ऐसे हैं, एलिमेंट हैं, जिनके साथ भी ऐसा ही चेंजेस होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास एसिड, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के संपर्क में आती है तब ये कोराइजन होता है, और इस प्रक्रिया को ही कोराइजन कहते हैं। चांदी के ऊपर जो है काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, हर आपके पास पूजा घर में तांबे का जो लुटिया होता है उसमें पानी भरा रहे अगर, तो आप देखेंगे बाद में जब साफ करेंगे तो उसमें ग्रीन कलर की उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। उसी तरह जो सिल्वर होता है, चांदी, उसके ऊपर काले रंग की हो जाती है और लोहे पर ब्राउन ग्रे कलर की हो जाती है। तो कोराइजन के कारण जो कार के ढांचे होते हैं, पुल होती है, लोहे की रेलिंग होती है, जहाज या फिर कोई भी धातु विशेषकर जो आयरन से बनी हो, उनमें बहुत ज़्यादा कोराइजन के कारण उसका नुकसान होता है। लोहे का जो कोराइजन है आयरन का, यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो खराब लोहा होता है, क्षतिग्रस्त लोहा को बदलने में लगभग हर वर्ष हमारे देश में अधिक पैसा खर्च होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में और अधिक जानकारी से पढ़ेंगे कि कोराइजन क्या और कैसे इसके रोकथाम के बारे में। अब हम लोग देखेंगे 1.3.2 रैनसिडिटी। रैनसिडिटी क्या होता है? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल containing फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्या आप लोगों ने कभी वसा युक्त या फिर तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, आप लोगों ने कभी महसूस किया? उपचयित होने वाले जो तेल और वसा विकृत गंदी हो जाते हैं, इनका स्वाद, महक अलग हो जाती है ऑक्सीडेशन के कारण, तो इनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। अधिकतर जो ऑयली और फैटी वाले खाद्य सामग्री होते हैं फूड वगैरह के, इनमें जो है ऑक्सीडेशन को रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, और साथ ही साथ ऐसे बर्तनों में रखे जाते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन की जो स्पीड है ख़राब होने की, इनकी महक वगैरह जाने की, वो उसका जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाए। क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने वाली जो चिप्स की थैली होती है उसमें भी ऑक्सीजन हटाया जाता है और उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय, कम एक्टिव गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो पाए, ऑक्सीडेशन ना हो पाए, और वो लॉन्ग टाइम तक आपके लिए अच्छा टेस्ट देता रहे। तो हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया ये है, फिर उसके आगे इसे आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग उसको देख लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियोस बनाई जाएंगी। और हाँ, आप लोग इतने लोग वीडियो वॉच करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के पास, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।